तक आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपको दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा नागर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर, आपको हमारे बीच में पाकर हम कृतज्ञ हैं। सर, आपका स्वागत है। समय तो बहुत हो चुका है। मंच पर उपस्थित और मंच के सम्मुख उपस्थित मेरे अग्रज और मेरे कनिष्ठ मित्रों, मैं थोड़ा मेमोरी में कमजोर हूँ, नाम मुझे याद नहीं। वैसे भी डॉक्टर राधा कृष्णन जब देश के नाम संदेश देते थे तो मैं बहुत छोटा था और वो कहते थे फ्रेंड्स, और उसके बाद संदेश। और मैं अब इस नतीजे पर भी पहुँच रहा हूँ कि बुद्धिज्म में जो मैत्री की अवधारणा है वो करुणा से ज़्यादा बढ़ है आज के विश्व के लिए, क्योंकि करुणा में एक हायरार्की है, मित्रता में एक बराबर है, और आज के विश्व का संदेश बराबरी है। इस सत्र पर अधिक चर्चा करने का मन नहीं था। आयोजक ने कहा आप जो बोलने आए हैं वही बोलिए। मैं काफ़ी कष्ट उठाकर 24 घंटे की यात्रा करके इसीलिए आया कि विज्ञान के दर्शन के बारे में भारतीय परंपरा से कैसे उसकी कसौटी पे कसा जा सकता है, और ये आज के विषय में नहीं है यहाँ पर। तो मैं थोड़ी सी बात जो आज भी चर्चा में है उसकी करते हुए अपना पेपर पढ़ देता हूँ, क्योंकि समय बहुत है। पहली बात तो चौबे जी ने जो कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसको मैं हनुमान जी के वक्तव्य से जोड़ता हूँ कि उन्होंने दिन में कहा कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा से ज़्यादा भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात है, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमारे स्कॉलर्स ने हमारे पुराने शास्त्रों के अध्ययन के लिए, शोध के लिए किस तरीके से पूरी की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम किसी परंपरा को देखें तो हमको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड, और ये तभी संभव है जब हम विवेकपूर्ण ढंग से, शोधपूर्ण ढंग से उस परंपरा का अवगाहन करें, उसको समझें और फिर उसको तर्क और विवेक की कसौटी पर कसें। तो जो उन्होंने अभिनव गुप्त और सबके उदाहरण के मैं समझता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे जो शोध कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। दूसरा जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए मित्र हैं उन्होंने कहा कविता, तो मुझे लगा ये कविता दर्शन का स्थान न हो सके। तो प्लेटो ने तो कहा था कवियों को बाहर ही कर दो, तो भी जब नानक ने ग्रंथ साहब की रचना की तो क्यों उन्होंने कवियों को, तो कविता में जो संवेदना है, संवेदनात्मक ग्राह्यता है, वो विज्ञान और दर्शन में नहीं, और इसीलिए कविता का महत्व जो है बढ़ जाता है। धर्म जो है वो साहित्य और दर्शन के बीच में है, और इसलिए उसकी स्थिति काफी संदेहास्पद है। मैं इस पे विस्तार में नहीं जाऊंगा, विज्ञान और धर्म पे मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक लाइन में मैं उल्लेख करूंगा कि क्यों विज्ञान का, तर्क का इतना विकास होने के बाद भी धर्म अभी तक और अपने निकृष्ट रूपों में भी क्यों जीवित है। यहाँ अमित जी से भेंट हुई थी इलाहाबाद में, तो उनका आप आइए, तो वहाँ मैंने ऐसे लास्ट सत्र था पूछा कि दयानंद जी पर आप सेमिनार कर रहे हैं। दयानंद जी ने आज से 200 साल पहले इस कूप बंदूकता, इस अंधविश्वास, ये जो कर्म कांड है, इस पे सवाल उठाया था, और यहाँ बता रहे हैं 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हमने क्या सीखा दयानंद से? कुछ नहीं सीखा। तो ये परसिस्ट क्यों करता है? ये मनुष्य के जीवन के वो कौन से अस्तित्वगत प्रश्न है जिनका उत्तर उसको कविता में मिलता है, विज्ञान में मिलता है, दर्शन। तो ऐसे में कई बार उसकी चेतना जो है वो
धर्म की शरण में। हो सकता है धर्म जो कह रहा है वो झूठ हो, धर्म की जो मान्यताएं हैं हो सकता है सत्य पे आधारित माइथोलॉजिकल होती है, जैसे विवाद है अंतरिक्ष, लेकिन फिर भी वो परसिस्ट होता है। तो जब तक हम उन अस्तित्वगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तार्किक ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से, तब तक धर्म बना रहे। क्योंकि आपने देखा कि रूस में रिवॉल्यूशन के बाद धर्म पे काफी रोक लग गई, लेकिन जब रूस में कम्युनिज्म का शासन गया तो फिर धर्म की वापसी हो रही। सारी दुनिया में धर्मों की वापसी क्यों हो रही है, ये सवाल उठा, और ये सवाल अमेरिका जी के साथ भी उठा। और ये जो सवाल है ये आइडेंटिटी से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक और कल्चरल आइडेंटिटी से, और इसको आप अलग नहीं कर पाए। और ये खतरा बराबर बना हुआ है और सभी देशों में, हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जोड़ दिया है। अब हम कल्चर की बात नहीं करते, हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। और उस आइडियोलॉजी से हम जो पश्चिम से जो हमारी मॉडर्निटी आई है, जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये हमारी सारे फसाद का जड़ है, उससे लड़ना चाहते हैं, अपनी अस्मिता बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मूल उत्थानवाद, मूल तत्ववाद, रिलीजियस नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब एक पुस्तक का जिक्र नहीं हुआ। 2 वर्ष पूर्व मेरी पुस्तक आई थी ICTR प्रोजेक्ट से, लिविंग टुगेदर, आइडेंटिटी एंड डिफरेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, जिसको इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस ने सबसे अच्छी किताब का अवार्ड दिया। लेकिन उसका हल क्या है? अब मैं थोड़ी सी बात और करूंगा संस्कृति को लेकर। अक्सर संस्कृत के बारे में बहुत हमारे यहाँ इस माहौल में कुहासा फैल गया है, बातें बहुत हो रही हैं, स्पष्टता बिल्कुल नहीं। हम ये समझते भी नहीं कि कल्चर का क्या मतलब है। और इसीलिए पिछले वर्ष मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, और जो सेतु प्रकाशन से आई, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, 136 रुपये मिल जाएगी। और संस्कृत सिर्फ सीधे सीधे इस कंसेप्ट की व्याख्या करने की कोशिश है बड़े सारे शब्द। क्यों? क्योंकि हम संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और परंपरा, संस्कृति और सत्ता आदि सभी के बीच में बड़ा घालमेल करते हैं। और हम कभी स्पष्ट नहीं होते कि संस्कृति का मतलब क्या है, हम किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम किसको बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हम जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो कभी ऐतिहासिक रूप से थी भी, ये हमने कभी जांचा पर था। और अक्सर जब हम यहाँ पर, मुझे कहना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर छोटा सा एक कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बड़े समाधिक देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अति अविशुद्ध है, शुद्ध है तो केवल मनुष्य की दुर्गम जिजीविषा। दूसरा कोटेशन भगवत सिंह उपाध्याय का है कि संस्कृत विशेष की कल्पना और इसी समीक्षा से अवैज्ञानिक सिद्ध होगी। वस्तुतः संस्कृत एक देशी नहीं, अंतरदेशी, अंतरजातीय, अंतर सामाजिक है। संस्कृतियों के स्वावलंबन का कोई अर्थ नहीं है, वो उसकी वैज्ञानिकता से नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी हमारे जिसने कहा कि हमको ये शुद्ध संस्कृति, ये पवित्र संस्कृति, ये सनातन संस्कृति, ये सब जो शब्द हैं उनकी परीक्षा करनी चाहिए। क्यों? तो उस संस्कृत को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है वो है सारतत्ववादी, जिसको हम लोग अक्सर एसेंशियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत कहते हैं। और उसमें क्या है कि संस्कृति जो है शास्त्रों के कुछ वाक्यों में, बहुत सारे सुनाए गए श्लोकों में, कहीं डिब्बे में, अतीत में रखी हुई है, स्वर्ण मणि के तरह, और हमको जाके उसको सिर्फ खोज लेना है। अक्सर हमारे यहाँ ऐसे लोग
संस्कृत की आत्म प्रतिमा की बात करते हैं और बताते हैं कि वही आत्म प्रतिमा वैदिक काल से चली आ रही है और हमको उसी को फॉलो करना है। अपने जीवन में कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों को ज्ञान देते हैं, उनके बच्चे भी उनको नहीं मानते। ये बहुत यथार्थ है। एक दूसरा तरीका है संस्कृतियों को देखने का, जो है ऐतिहासिक। और संस्कृतियाँ जो हैं अपने लेन देन में, अपने इतिहास में एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और उनमें अपने प्रतिमा में भी परिवर्तन आता है। आत्म प्रतिमा को आप मूल्य बोध से जोड़ कर देख सकते हैं। आज के समय में संस्कृत को देखने का ये तरीका मानव शास्त्र में है और यही प्रतिष्ठित है। और इसके लिए मैं एक छोटा सा कोटेशन जो आपके सागर में ही थे, पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट श्यामाचरण दुबे, उनका आपको देना चाहता हूँ। जब वो संस्कृत को परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रताओं को जो किसी समूह को विशिष्टता प्रदान करते हैं, संस्कृत की संज्ञा दी जा सकती है। अभी विशिष्टता आपका मूल्य दृष्टि हो सकती है, लेकिन केवल मूल्य दृष्टि संस्कृति नहीं है, मूल्य निष्ठा भी चाहिए। और यदि वो मूल्य निष्ठा हमारे आचरण में नहीं है तो भी वो ऐतिहासिक रूप से संस्कृति है, वो केवल किताबी संस्कृति है। तो जब तक हम संस्कृत को देखने का ये तरीका नहीं अपनाते, तब तक हम भारतीय संस्कृति को भी नहीं समझ सकते। इतना एक कंसेप्चुअल बात कहने का मेरा मतलब यही है, क्योंकि संस्कृत को देखने का रूपक तना नहीं है, जड़ नहीं है, रूट्स नहीं है, वो नदी का प्रवाह है। और नदी अपने प्रवाह में बहुत तरीके की धाराएं साथ लेती है, बहुत तरीके की धाराएं छोड़ती है, और अपने प्रवाह में उसके अंदर आत्म प्रक्षालन की प्रवृत्ति होती है। तो जब तक हम संस्कृत को इस तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक हम आज जो भारतीय संस्कृत है उसको नहीं समझ सकते। क्यों? वैदिक संस्कृति थी, बौद्धकालीन संस्कृति है, जैन धर्म और बौद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? सिर्फ उपनिषदों की बात होती है। उसके बाद अभी बात हुई इस्लाम के आने के बाद, वो तो बड़ा अंधकार पूर्ण काल था। अरे भाई, संगीत, स्थापत्य सब मेन है। और अकबर के समय में भारत की जीडीपी दुनिया की 25% थी। तो ये सोचना कि मुगल काल में सिर्फ धर्म परिवर्तन हो रहा था, मेरे ख्याल से इतिहासकारों का विषय है, मैं इसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन बहुत कुछ सांस्कृतिक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं और आपको कोलोनाइज करते हैं, जो शब्द आया, औपनिवेशिक रास्ता शुरू होती है, तब सारा का सारा जो है बदल जाता है। वो मुगल काल में नहीं हुआ, बौद्धों के काल में नहीं हुआ। तो बड़ा भारी सवाल है कि बौद्ध हिंदुस्तान से कैसे गायब हो गए? इसका जवाब आप सोचिए। है तो ये कैसे हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद क्या सिर्फ मैकाले की शिक्षा पद्धति से हो गया? नहीं। क्यों हमारे यहाँ नवजागरण पैदा हुआ? क्यों हमें जरूरत